welcome back to our channel Nivi Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. 60 डे चैलेंज में आज हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें तीनों केमिस्ट्री में देखने को मिलेगी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीनों में है। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कौन कौन से चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे? यूवी, आईआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एनएमआर। एनएमआर में प्रोटॉन, कार्बन एंड फॉस्फोरस, तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो हमारे चैप्टर होंगे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल। बीच बीच में हम कोई और चैप्टर भी लेते रहेंगे स्पेक्ट्रो के अलावा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हम बात करेंगे यूवी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उससे पहले देखो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होगा इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये मैटर है और इस मैटर का इंटरेक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर के साथ है, तो इस इंटरेक्शन को ही हम कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यानी कि इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर, ये होगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब हम बात करें यूवी के रीजन की कि यूवी किस रेंज में आता है। 200 टू 400 नैनोमीटर यूवी की रेंज होगी, 200 टू 400 नैनोमीटर। यूवी 3 टाइप्स के होंगे, यूवी 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट होगा यूवी ए, सेकंड यूवी बी एंड थर्ड होगा यूवी सी। यूवी ए की रेंज रहने वाली है 200 टू 280 नैनोमीटर, बी की होगी 280 टू 320 नैनोमीटर और यूवी सी की होगी 320 से 400 नैनोमीटर। यानी कि यूवी 3 टाइप्स के होंगे, उन 3 टाइप्स की रेंज भी डिफरेंट होंगी। यूवी ए की रेंज रहने वाली है 200 टू 280, बी की 280 से 320 एंड सी की 320 से 400 नैनोमीटर तक। अब हम बात करें यूवी ए की, तो ये होगा नॉन हमारे लिए। जो हम बात करते हैं स्किन कैंसर की, उसे कोज यही करता है यूवी ए। और यूवी बी एंड यूवी सी दोनों ही अननोन है, इसलिए इनका यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूवी ए के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करें इसके एप्लीकेशन पार्ट की। इसके एप्लीकेशन की हम बात करें, देखो सबसे पहले ये हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम क्यों यूज कर रहे हैं? देखो वो हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब उसके एप्लीकेशन क्या होंगे वो देखो। तो हमें किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखना है कि उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है, तो हमें क्या चाहिए? पहले सबसे पहले हमें चाहिए सैंपल, और वो सैंपल होगा लेस इन अमाउंट। जो यहाँ पे हम सैंपल का यूज करेंगे प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे हम टाइम पीरियड की बात करें, वो भी लेस होगा। डिटरमाइन इंटरमीडिएट, डिटरमाइन रिएक्शन मैकेनिज्म, डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, हम सबसे पहले हम देते हैं उसका रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से हमें मिलता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिलता है, पर डायरेक्टली थोड़ी मिलता है, बीच में कुछ स्टेज होंगी, उसी के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो बीच में हमें इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, रिएक्शन मैकेनिज्म हम करवाते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म को भी डिटरमाइन करने को देखने को मिलेगा। साथ में जो इंटरमीडिएट है ये हमारा लेस स्टेबल होगा,
लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ये इजीली ब्रेक कर जाएगा, तो इसे डिटरमाइन करना भी हमारे लिए उतना ही इजी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, ये थी एप्लीकेशन। अब हम बात करेंगे जो वर्ड यूज किया था हमने EMR, ये EMR क्या है वो देखो। EMR मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, each EMR has same velocity but may be different wavelength and frequency, different wavelength and frequency। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जितनी भी है, उन सभी की वेलोसिटी तो सेम होगी बट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर? वेलोसिटी सेम होगी बट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती हैं। तब यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी सेम है वो कितनी होगी, वो इक्वल होगी, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट की वेलोसिटी होगी उसी के इक्वल होंगी EMR की वेलोसिटी। ठीक है, और जितनी भी EMR की वेलोसिटी सभी की सेम होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, और इक्वल होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इससे लाइट की वेलोसिटी के ही इक्वल है किसकी? EMR की वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी भी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करें जो EMR है, ड्यूल कैरेक्टर शो करेगा, वेव एंड पार्टिकल दोनों ही, वेव एंड पार्टिकल दोनों ही यहाँ पे ये नेचर शो करता हमारा EMR। क्लियर है? जो EMR है, EMR होगा वो ट्रेवल करेगा वेव की फॉर्म में, यानी कि EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करेंगी इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेंगे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है? और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी यहाँ पे आपको देखो क्या कहा हमने, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये ट्रेवल करेंगी वेव की फॉर्म में इस टाइप से। ठीक है, अब यहां पे ये जो डायरेक्शन है हमारी, ये होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ए से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये तीनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तीनों ही परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी ट्रेवल करेंगी वेव की फॉर्म में। अब ये कुछ कैरेक्टर है इसके, वो हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EMR। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से, ये सिंबल है वेवलेंथ का। अभी हमने बताया हम बात कर रहे हैं EMR के कैरेक्टर की। अब जो EMR है वो ट्रेवल करता है वेव की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा इसी टाइप से। तो ये जो हमारे मान लीजिए ये प्लस, जो अपर की साइड है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से, नीचे हमने मान लिया माइनस, जो ऊपर है वो सारे होंगे क्रेस्ट, ये होंगे हमारे क्रेस्ट और ये होंगे ट्रफ। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच की दो क्रेस्ट, एडजेसेंट क्रेस्ट या फिर दो
ट्रफ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वेवलेंथ। यानी कि या तो हम बात करें दोनों क्रस्ट की या हम बात करें दोनों ट्रफ की, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है। वेवलेंथ होगी वो होगी यहाँ पे क्रस्ट एंड ट्रफ, दो क्रस्ट हो या फिर दो ट्रफ हो, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट मीटर में हो सकती है, एंगस्ट्रॉम में हो सकती है, नैनोमीटर में हो सकती है, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, किसी में भी हो सकती है। हमें उनका कन्वर्जन आना चाहिए। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये थी हमारी वेवलेंथ। वेवलेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? अब हम सेकंड बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। यहाँ पे होंगी, सबसे पहले हम बात करें फ्रीक्वेंसी है क्या? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इन ए सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड के अंदर हमें कोई पॉइंट गिवन है, उससे कितनी नंबर ऑफ वेव पास करेंगी, और वो भी कितने टाइम भी देते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड के अंदर अंदर। मान लीजिए ये हमारे पास कोई गिवन पॉइंट है और इसके अंदर से कितनी वेव पास हो रही है एक सेकेंड के अंदर, वो हमें बताना है। यहाँ पे वो क्या बताएगा? फ्रीक्वेंसी को बताएगा। और फ्रीक्वेंसी के हम यूनिट की बात करें वो होगी पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, यूनिट होगी पर सेकेंड। पर सेकेंड वैसे आप इस फॉर्मूला को देख के बता सकते हैं। टाइम हमारे किधर है? नीचे है। यदि इसको हम क्या होगा टाइम सेकेंड, और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा इसका। तो ये है फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे c से। और वेलोसिटी है क्या? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, लीनियर डिस्टेंस से ट्रेवल्ड बाय ए इन ए सेकेंड। लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन ए सेकेंड, ठीक है, वो होगी वेलोसिटी। ले यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एनर्जी के बारे में। एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से। एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे ई से, और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यू के। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यू के। ई हमारा है एनर्जी, न्यू होगी फ्रीक्वेंसी, और वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी की इस डायरेक्टली, यानी कि इसको हम रिमूव करेंगे यहाँ से तो होगा E इज इक्वल टू एच न्यू। एच एक कॉन्स्टेंट है जो होगा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। न्यू हमारा एक तो हमने बताया था 1/t के इक्वल, एक न्यू होगा हमारा, ये तो हमने टाइम के अकॉर्डिंग बताया था। दूसरा होगा c बाई लैम्डा, यदि हम वेवलेंथ के बेस से बताएंगे तो न्यू होगा हमारा ये, यानी कि E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। और E हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ की। जब एनर्जी इंक्रीज होगी तब वेवलेंथ हमारी डिक्रीज होगी। क्लियर यहाँ तक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे हमारे EMR के। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अभी हमने बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड, यानी कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। क्या होगा? स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड होगा। उसमें हमने बात की है, बहुत सारे होंगे हमारे, जैसे यूवी है, आईआर है, यानी कि बहुत सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक में। एक बार फिर से देख लो, इंटरेक्शन ऑफ EMR विद मैटर इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यूज हमने बताया था स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के लिए। यहाँ पे सबसे पहले थी हम बात करें यूवी, विजिबल और IR, ठीक है, इंफ्रारेड। यूवी की रेंज हमने अभी बताई थी 200 से 400 नैनोमीटर, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज होगी 400 से 800 नैनोमीटर, और IR इंफ्रारेड की जो रेंज होगी वो होगी 2.5 से 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हमारी होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने ये बताई है कुछ रेंज स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड की। अब हम बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होंगे? मेनली 2 टाइप के होंगे। एक तो होगा एमिशन स्पेक्ट्रम, सेकंड होगा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब सबसे पहले हम इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे 2 टाइप्स के होंगे, एक होगा एमिशन स्पेक्ट्रम एंड सेकंड है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? सबसे पहले ही देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम देखो, सबसे पहले हम बात करें, कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी होगी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पे है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा और एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जंप करके कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। बट ये एक्साइटेड स्टेट में ऐसे नहीं चला गया उठ के, इसने क्या किया है? एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया है, यहाँ से इसने ली है एनर्जी, एनर्जी ऑब्जॉर्व की। एनर्जी जैसे इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जॉर्व की वो एक्साइट होके जंप करके जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। बट इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पे है? यहाँ पे। बट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, वहाँ पे वो अनस्टेबल होगा, इसलिए क्या करेगा? वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, और ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसके लिए क्या करेगा? जो एनर्जी उसने ऑब्जॉर्व की थी, जो एनर्जी उसने ऑब्जॉर्व की थी और एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चला गया था, उसी एनर्जी को वो रिलीज करेगा। अब यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो लाइट की फॉर्म में रिलीज होगी, इन दी फॉर्म ऑफ ए लाइट। लाइट की फॉर्म में वो एनर्जी अब रिलीज हुई है। अब इस लाइट को हम, ये लाइट है, और इस लाइट को हम पास करवाएं किसी प्रिज्म से, ये लाइट है और लाइट को हम प्रिज्म से पास करवाएंगे तो यहां से हमें कुछ स्पेशल वेवलेंथ देखने को मिलेगी, स्पेशल वेवलेंथ देखने को मिलेंगी, और हर वेवलेंथ का अपना एक कलर होगा, हर वेवलेंथ का अपना एक कलर होगा। यहाँ पे क्लियर है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, उसने एनर्जी ऑब्जॉर्व की है, जैसे उसने एनर्जी ऑब्जॉर्व की एक्साइट होकर वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हमारा लेस स्टेबल होगा, थोड़े टाइम तक रुकेगा, उसके बाद वापस से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व की थी वो एनर्जी अब रिलीज होगी, बट वो एनर्जी रिलीज होगी लाइट की फॉर्म में, और उसी लाइट को हम जब प्रिज्म से पास आउट करवाएंगे तो हमें कुछ स्पेशल वेवलेंथ मिलेंगे यहाँ पे, और हर वेवलेंथ का अपना एक कलर होगा। ठीक है, हर वेवलेंथ का अपना एक यहाँ पे कलर होगा। तो ये था इमिशन स्पेक्ट्रम। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन नाम से ही पता चल रहा है यहाँ की कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एमिशन यानी कि यहाँ पे कुछ क्या हो रही थी? एनर्जी एमिट हो रही थी।
एनर्जी एमिट होती है, यहाँ पे क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। तो ये हमारे पास है कोई मटेरियल जहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। हमने क्या करवाया, मान लीजिए ये हमने रखा कोई सैंपल, यहाँ से हमने एनर्जी लाइट को पास किया। तो यहाँ से हमने जो लाइट दी है वो है इंसिडेंट लाइट, ये होगी इंसिडेंट लाइट। अब कुछ एनर्जी तो वो होगी, कुछ तो लाइट ऐसी होगी जो अब्जॉर्ब कर ली जाएगी यहाँ पे, कुछ लाइट ऐसी होगी जो यहाँ से पास आउट हो जाएगी। जो अब्जॉर्ब होगी वो होगी अब्जॉर्बेंस लाइट, जो पास आउट होगी यहाँ से चली जाएगी वो होगी ट्रांसमिटेंस लाइट, और जो वापस आएगी वो होगी रिफ्लेक्टेड लाइट। हमने डाली कौन सी लाइट हमने दी थी यहाँ पे, इंसिडेंट लाइट दी थी। अब कुछ एनर्जी ऐसी होगी, कुछ लाइट वो होगी जो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे IAB। सॉरी, कुछ लाइट होगी जो ट्रांसमिटेंस होगी, यानी कि पास आउट हो जाएगी यहाँ से, तो ये ट्रांसमिटेड लाइट है। और कुछ लाइट ऐसी होगी जो वापस से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, तो ये होगी रिफ्लेक्टेड लाइट। यदि हमसे पूछा जाए कि इंसिडेंट लाइट यहाँ पे कितनी है, तो इंसिडेंट लाइट इक्वल होगी अब्जॉर्ब लाइट प्लस ट्रांसमिटेड लाइट, अब्जॉर्ब लाइट प्लस ट्रांसमिटेड लाइट। यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टेड लाइट को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो होगी लेस इन अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में होगी। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो बहुत कम अमाउंट में होगी, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे इंसिडेंट लाइट को सिर्फ और सिर्फ हम अब्जॉर्ब लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट के इक्वल रखेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। तो ये होगी हमारे यहाँ पे इंसिडेंट लाइट जो इक्वल होगी अब्जॉर्ब लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट के इक्वल होगी। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अच्छा उससे पहले ये देखो, एक हम अब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में बात करेंगे। अब्जॉर्प्शन लॉ जो होगा बीयर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, बियर लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स लॉ में होगा लॉ I नोट अपॉन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C के। अभी C है यहाँ पे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। क्लियर है यहाँ तक है। I नोट और I हमने बता दिया था पहले ही। लैम्बर्ट्स लॉ की बात करें, लैम्बर्ट्स लॉ में होगा log I नोट अपॉन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के, और L होगी यहाँ पे पाथ लेंथ। बियर लैम्बर्ट्स लॉ यानी कि इन दोनों का दिखाएंगे अब। log I नोट अपॉन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C एंड L के। तो C यहाँ पे कंसंट्रेशन है सैंपल की, L होगी पाथ लेंथ। क्लियर है, L होगी यहाँ पे पाथ लेंथ। इससे जो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा log I नोट अपॉन I इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ये एप्सिलॉन है, ये रिप्रेजेंट करता है मोलर अब्जॉर्बिटी को, मोलर अब्जॉर्बिटी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक है। और इसी को हम इक्वल लिख सकते हैं A के, और ये A होगा अब्जॉर्बेंस, A होगा यहाँ पे अब्जॉर्बेंस। क्लियर यहाँ तक सबको। log I नोट अपॉन I इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। एप्सिलॉन यहाँ पे मोलर अब्जॉर्बिलिटी होगी, C होगी यहाँ पे कंसंट्रेशन, L होगी यहाँ पे पाथ लेंथ। ठीक है, और ये इक्वल होगा A के, A होगा यहाँ पे, A रिप्रेजेंट करता है अब्जॉर्बेंस को, और T रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसमिटेंस को, जो इक्वल होगा log IT अपॉन I के, और ये T रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसमिटेंस को।
ये था हमारा अब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में। क्लियर यहां तक सबको? अभी हमने बताया A इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, सी कंसंट्रेशन, एल पाथ लेंथ। A इक्वल हो सकता है एप्सिलॉन के, कब होगा? जब C इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 1। कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ यूनिटी के इक्वल हो, यूनिटी हो तो हमारे होगा अब्जॉर्प्शन किसके? एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ 1 के इक्वल होंगे तब। दूसरा ये भी देखो, जो हमारी मान लीजिए कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या अब्जॉर्बेंस भी इंक्रीज होगा? बिल्कुल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पाथ लेंथ इंक्रीज होगी, पाथ लेंथ इंक्रीज होगी तब भी अब्जॉर्बेंस हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे C और L के। अब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C यानी कि कंसंट्रेशन, L यानी कि पाथ लेंथ। इसीलिए जब कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ इंक्रीज होंगे तो अब्जॉर्बेंस भी हमारा इंक्रीज होगा। क्लियर यहां तक सबको? अब हम बात करेंगे ट्रांजिशंस के बारे में। ट्रांजिशंस के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। ट्रांजिशंस देखो, ट्रांजिशंस में सबसे पहले हम बात करें, यदि हम बात करें यहाँ पे ट्रांजिशंस में, यहाँ पे देखो हमारे पास है 3 टाइप की ट्रांजिशंस होंगी, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, ये होंगे हमारे पास है ट्रांजिशन। अब हम बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल E1 एंड E2। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ये होंगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी लेवल होगा वो है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ये होगा V2 V1। ये क्या होगी? इन दोनों के बीच में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में जो ट्रांजिशंस होंगी वो होंगी वाइब्रेशनल, और वाइब्रेशनल्स के बीच में जो ट्रांजिशंस होंगी वो होंगी हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल। क्लियर है? वो होंगी रोटेशनल एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में जो ट्रांजिशन होंगी वो होंगी वाइब्रेशनल, एंड वाइब्रेशनल के बीच में जो ट्रांजिशन होंगी वो होगी रोटेशनल एनर्जी लेवल। अब हम बात करें यूवी विजिबल IR, ठीक है? तो यूवी विजिबल होंगी, वहां पे हमें देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होगी यूवी एंड विजिबल में, और रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ये होंगी IR इंफ्रारेड में रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, और मेनली तो यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल देखने को मिलेगा। अब हम बात करें स्पेक्ट्रम, अभी हमने जो बात की एमिशन स्पेक्ट्रम एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, तो एक बार हम बात करें फिर से कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा वो होगा द अरेंजमेंट ऑफ EMR in the order of increase wavelength and decrease of energy and frequency। ठीक है? EMR यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम इस ऑर्डर में अरेंज कर दें, यानी कि इंक्रीज ऑफ एनर्जी
वेवलेंथ एंड डिक्रीज ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। इस ऑर्डर में यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज कर देंगे तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम बात करें वो कौन कौन से हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होंगे जो हमारी लैम्डा यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है या फिर वेवलेंथ इंक्रीज वाले ऑर्डर में हम उनको लिखें। सबसे पहले हम बात करें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR, विजिबल, UV, एक्सरे, गामा एंड कॉस्मिक रेज। ये हमारी होंगी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। और ये ऑर्डर हमें किस ऑर्डर में लिखना है? इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीज ऑफ एनर्जी। तो इधर हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होगी और एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी के। एनर्जी होती है h न्यू के इक्वल और न्यू होगा हमारा c बाई लैम्डा, यानी कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के। यदि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इसका मतलब एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होगी और ये ऑर्डर होगा। ये हमने ऑर्डर लिखा है किसका? इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीज ऑफ एनर्जी का। याद रखना ये वाला ऑर्डर। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बात की है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। टाइप्स ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, देखो अभी हमने बताया था जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होगा, उसके बीच में जो ट्रांजिशन होंगी वो होंगी वाइब्रेशनल, और उनके बीच में जो ट्रांजिशन होंगी वो होंगी रोटेशनल एनर्जी। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के टाइप की। मेनली तो ये 4 टाइप्स की होंगी, 4 टाइप्स की होंगी। बट एक बार हम बता दें कितने टाइप की। देख सकते हैं हम सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, पाई से सिग्मा स्टार, सिग्मा से पाई स्टार। ठीक है, ये है, ये कुछ ट्रांजिशन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी की सारी ट्रांजिशन हमारी पॉसिबल हो ऐसा तो नहीं, सारे के सारे अलो करें। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्शन रूल को। यानी कि ये जो ट्रांजिशन है हमने दिखाया सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, पाई से सिग्मा स्टार, सिग्मा से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। ये हमने सारे ट्रांजिशन यहाँ पे बता दिए। क्या ये सारी की सारी यहाँ पे पॉसिबल है या फिर नहीं है? इनमें से कुछ पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल नहीं है। इनको पता लगाने के लिए हमने सिलेक्शन रूल का यूज किया है। तो सबसे पहले इनके टाइप्स को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन रूल की। सिलेक्शन रूल क्या है? सबसे पहला फर्स्ट हमारे पास है स्पिन। स्पिन सिलेक्शन रूल की हम बात करेंगे। डेल एस इज इक्वल टू 0। देखो यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो वो सेम स्पिन के हो या फिर वो ऑपोजिट स्पिन के हो, यही हो सकता है। यदि सेम स्पिन के हैं यानी कि हाफ प्लस हाफ यानी कि 1, और ऑपोजिट स्पिन के वो होंगे हाफ माइनस से हाफ यानी कि 0 के इक्वल, यही होगा। यदि स्पिन सेम है, सेम स्पिन के यदि हमारे पास प्रेजेंट है तो वहां पे वो होंगे नॉट अलाउ। यदि ऑपोजिट स्पिन के हैं तो वो होंगे यहाँ पे अलाउ, और नॉट अलाउ को हम लिख सकते हैं फॉरबिडन। ये हो सकता है फॉरबिडन। ये हमने बात की है स्पिन की। सेकंड हम बात करेंगे सिमेट्री के बारे में। देखो हम सिमेट्री देखेंगे, एक तो देखेंगे पाई से पाई स्टार में, और एक हम देखेंगे नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में। ठीक है, तो यहां से हम पाई से पाई स्टार में जाएं, ये हमारे पास है, और सेकंड हमने लिया यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। एक तो होंगे ये।
ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, जो किसी के साथ इसने शेयर नहीं रखे, इसके पास ये प्रेजेंट है लोन पेयर, ठीक है, अनशेयर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे हम बात करें, मान लीजिए डबल बॉन्ड वाले हमने यहाँ बना दिया, इसके पाई ऑर्बिटल, ये पाई होंगे और ये क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग वाले होंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब पाई से पाई स्टार में जाएंगे, पाई और से पाई स्टार में यदि जाएंगे तो क्या वो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, पाई से पाई स्टार, क्योंकि वो सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे, बोथ आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, ठीक है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है इनके पास कि पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन चले जाएं, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब यहाँ पे बात करें नॉन बॉन्डिंग, क्या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस पाई स्टार में जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग एंड पाई स्टार यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं होंगे। एक प्लेन में होने की वजह से यहाँ पे हमारा जो ये सिमेट्री होगी वो प्रेजेंट ना होने की वजह से पॉसिबल नहीं होगा नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, क्योंकि यहाँ पे तो सिमेट्री है। और सिमेट्री क्यों है, क्योंकि ये सेम प्लेन में प्रेजेंट है, और सेम प्लेन में प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे पाई से पाई स्टार में जा पाएंगे। बट यहाँ पे सेम प्लेन में ना होने की वजह से ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पे इनकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, सिमेट्री नहीं रहेगी, तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में जाना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो पाई से पाई स्टार यानी कि अलाउ होगा और ये फॉरबिडन होगा। फॉरबिडन। नेक्स्ट हम बात करें एनर्जी की। यदि एनर्जी 10 की पावर 4 से ज्यादा है और 10 की पावर 4 से कम है, दो कंडीशन है, या तो एनर्जी ई मैक्सिमम जो होगी हमारे पास वो 10 की पावर 4 से ज्यादा है या फिर कम है। 4 से ज्यादा है तो वो अलो करेगी ट्रांजिशन को, और ये अलो नहीं करेगी, फॉरबिडन। ये करेगी फॉरबिडन। अब हम बात करें इन में से कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है और कौन कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 4 ट्रांजिशन है ये पॉसिबल होंगी, और लास्ट वाली ये पॉसिबल नहीं होंगी। पाई से सिग्मा स्टार और सिग्मा से पाई स्टार वाले ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। बाकी ये जो हमारी 4 ट्रांजिशन है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, ये वाली ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल होंगी। क्लियर यहाँ तक सबको ट्रांजिशन में। अब इनको हम एक एक करके बात करेंगे। सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंड पाई स्टार दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्मा से सिग्मा स्टार। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वही बात करते थे, उसके बीच में हमने सिलेक्शन रूल ले आए, बट हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सिग्मा से सिग्मा स्टार ये हमारी नियर अबाउट 150 नैनोमीटर की रेंज में होंगे, 150 नैनोमीटर की रेंज में होंगी सिग्मा से सिग्मा स्टार। अब ये सिग्मा से जो सिग्मा स्टार, सिग्मा कैसा है देखो, सबसे पहले हम बात करें सिलेक्शन रूल में ही इंक्लूड कर लेना ये 4th पॉइंट को, जिरेड एंड अनजिरेड। जिरेड को हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से, अनजिरेड को हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, ठीक है। सिग्मा वाले में देखो, सिग्मा 2 कंडीशन होती है, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार, यानी कि एक तो बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। जो बॉन्डिंग होंगी वहां पे हम लेते हैं जिरेड, जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं वहां पे लेते हैं हम अनजिरेड सिग्मा में। अब हम बात करें पाई में, पाई की भी 2 बॉन्डिंग, पाई और सेकंड होगी पाई स्टार। यहाँ पे पाई होगा हमारा अनजिरेड और पाई स्टार होगा जिरेड। कैसे होगा देखो, सबसे पहले जिरेड वो होगा जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे, जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगी वो होंगे जिरेड, जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होंगे वो होंगे अनजिरेड। कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर कैसे होती है ऑर्बिटल की, स्फेरिकल शेप होती है। यहाँ पे ये हो गए
सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ से देखते हैं हम? किसी भी मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट माना हमने, उसके ऊपर नीचे सेम, लेफ्ट एंड राइट सेम, ठीक है, यही हम देखते हैं। जितना हम ऊपर गए उतना ही नीचे हमारा कोई सेम ग्रुप या एटम लगा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो, इसमें हम इधर गए तो भी हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इधर जाएंगे तो भी, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? सेम चार्ज देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे आप क्या है? सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये होगा जी रेड, तो ये जी, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो होती है ये डंबल शेप। अब यहाँ पे देखो, डंबल शेप हमारे इसके पास 2 लोब है, 2 लोब्स है, एक प्लस एक माइनस। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों में क्या होगा? 2 लोब प्रेजेंट होंगे, एक प्लस होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, ये हमने सेंटर माना है। यहाँ से हम ऊपर की साइड गए तो हमें प्लस चार्ज दिखा, नीचे की साइड आए हैं तो हम नेगेटिव चार्ज दिखा। तो क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी तो यहाँ पे हम कहेंगे इसे अनजीटेड, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से। अब हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप, यही होगा। अब यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने के, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो यहाँ पे होगा प्लस प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे 4 लोब प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे जो ऑपोजिट वाले लोब होंगे एक दूसरे में सेम चार्ज होगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ से हम चलेंगे प्लस, यहाँ गए हम प्लस, सेम है माइनस और इधर भी गए माइनस, यानी कि कैसा होगा? जी रेड होगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से। क्लियर यहाँ तक सबको? अब यहाँ पे देखो, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। सिग्मा ओवरलैपिंग होगी हेड टू हेड, इस टाइप से, यही ओवरलैपिंग होती है हमारी सिग्मा से सिग्मा, ठीक है। तो हम पहले बात कर रहे थे सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार की हम बात करें तो जो सिग्मा होगी ये होगी बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार होगी वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी बॉन्डिंग को। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी वो होगी बॉन्डिंग एंड नॉन एंटी बॉन्डिंग के बीच में, ट्रांजिशंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ट्रांजिशंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, इनके बीच में ट्रांजिशन यहाँ पे होगी, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांजिशन होंगे किस कंपाउंड में होंगे? वो होंगे सैचुरेटेड कंपाउंड में, ट्रांजिशंस इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अब एग्जांपल देखें इसका हम, C2H6, यही होगा, सिंगल बॉन्डेड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। यहाँ पे ट्रांजिशन होगी और जो ट्रांजिशन होगी वो होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है, ये हमारे के सिंगल बॉन्ड, ये हमारा, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा, ठीक है, सिग्मा में थे इलेक्ट्रॉन, सिग्मा से कहाँ पे जाएंगे? सिग्मा से जाएंगे सिग्मा स्टार में, सिग्मा से गए सिग्मा स्टार में, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन दिखाई हमने सिग्मा से सिग्मा स्टार। अब यहाँ पे देखो, जो पी ऑर्बिटल होंगे वो हमने बताया था वहाँ पे 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे, डंबल शेप होगी पी ऑर्बिटल की, और सिग्मा ओवरलैपिंग होती है हमारी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, कुछ इस टाइप से, यही होगी। ऑपोजिट स्पिन होंगे, एक तो ये हमारे पास है, सेकंड है ये, प्लस माइनस प्लस माइनस। यदि हम इनकी ओवरलैपिंग करवाते हैं तो यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये हमारा माइनस वाला है और ये होगा
प्लस एंड प्लस। क्लियर यहाँ तक सबको? अब इनकी हम ओवरलैपिंग करवाएंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस दोनों ऑपोजिट चार्ज है, ठीक है। अब इनकी ओवरलैपिंग होगी नहीं ऐसे, तो ये तो हमारा है प्लस और ये हो जाएगा माइनस, इधर ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। क्लियर है? अब यहाँ पे सिग्मा से सिग्मा स्टार में गए हैं। क्लियर है? देखो अब हमें करवानी है इनकी ओवरलैपिंग, ठीक है। सिग्मा से जाएंगे सिग्मा स्टार में, ट्रांजिशन दिखानी है, और जो ट्रांजिशन होगी सिग्मा से सिग्मा स्टार वो किस टाइप की होगी? ये हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पे इधर पॉजिटिव है। तो देखो स्मॉल साइज के होंगे, इनको हम कर देंगे नेग्लेक्ट, ठीक है, इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इधर देखो यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है प्लस, इधर राइट साइड हमारा क्या है? नेगेटिव, और इधर होगा पॉजिटिव, ठीक है। ये होगी हमारी ओवरलैपिंग की बात। सिग्मा से सिग्मा स्टार हमने ट्रांजिशन दिखाई है, तो ये हमने बताया है पी ऑर्बिटल से, और पी ऑर्बिटल में हम बात करें यदि हमने इसमें करवाया हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवाया है, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करवाते हैं पी ऑर्बिटल की, तो वहां पे पाई ओवरलैपिंग होती है। जब हेड टू हेड करवाते हैं, टेल टू टेल करवाते हैं, तो वहां होती है सिग्मा ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हेड टू हेड और टेल टू टेल करवाया है, तो ये है सिग्मा ओवरलैपिंग। और पी ऑर्बिटल में दो लोब होंगे, दोनों के चार्ज ऑपोजिट होंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों के चार्ज कैसे हैं? ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से कैसे होंगे? अनजीरोड, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से। अब हम बात करेंगे पाई से पाई स्टार। यहाँ पे सिग्मा से सिग्मा स्टार पॉसिबल है, वो हमने दिखा दिया। अब हम बात करेंगे पाई से पाई स्टार। पाई से पाई स्टार ये भी ट्रांजिशन होगी बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, ट्रांजिशन प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब है कि वहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एजो ग्रुप भी हो सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी हमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? देखो ये हमारे पास है कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, पाई, पाई के पाई में क्या है? इलेक्ट्रॉन होंगे। एक तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, एक होगा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, पाई बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ये हमारा सिग्मा रह गया, और यहाँ पे है पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये जाएंगे इसके पाई स्टार में, अब इसके पाई स्टार में जाएंगे ये पाई से पाई स्टार। तो ये कैसी होगी? ये हमारे पी ऑर्बिटल हैं। जब इनकी हम साइड वाइज ओवरलैपिंग करवाएंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करवाते हैं तो वहां पे पाई ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, पाई और ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ से जो ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वो होगी पाई से पाई स्टार। और ये पॉसिबल है, पॉसिबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, पाई एंड पाई स्टार दोनों ही यहाँ पे ऑर्बिटल सेम प्लेन में प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ट्रांजिशन पॉसिबल है। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, ये थे हमारे पाई से पाई स्टार। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी वो होगी नॉन बॉन्डिंग एंड ट्रांजिशन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस किस के बीच होगी? यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे
डबल बॉन्डेड यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो होंगे ही, बट वहाँ पे हिट्रो कंपाउंड होगा, हिट्रो एलिमेंट लगा होना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। इस टाइप के हिट्रो एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए मॉलिक्यूल में। डबल बॉन्डेड तो होने ही चाहिए, साथ में हिट्रो यानी कि जो ये हिट्रो एटम होंगे ये डबल बॉन्डेड होने चाहिए, और वहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी वो होगी नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में। जैसे कि हम कार्बोनिल इसकी बात करें, दोनों केस देख लेते हैं इसके, पाई और पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे ये, नॉन बॉन्डिंग होंगे, किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रही है। इधर भी ये देखो, ये तो होंगे हमारे पाई से किस में जाएं, पाई स्टार में, पाई से जाएं पाई स्टार में, बट यहाँ से नॉन बॉन्डिंग से हम पाई स्टार में भेजें। यदि नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में भेजेंगे और इधर है पाई से पाई स्टार, तो पाई से पाई स्टार ये होंगे सेम प्लेन में, सेम प्लेन में प्रेजेंट है। सेम प्लेन में प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल है पाई से पाई स्टार। यहाँ से हम बात करें नॉन बॉन्डिंग से कहाँ जा रहे हैं, पाई स्टार में, ठीक है। बट यहाँ से नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में तो गए, क्या इतने अच्छे से पॉसिबल हैं ये वाले जो हमारे यहाँ पे हैं, उतने अच्छे से नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम प्लेन में प्रेजेंट ना होने की वजह से ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, ये है परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे ट्रांजिशन तो हम करवा देंगे नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे इनके पास पाई ऑर्बिटल भी है, और पाई के पास भी इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो नॉन बॉन्डिंग के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है, पाई के थ्रू भी हो सकता है, बट नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार के परपेंडिकुलर होता है तो उतने अच्छे से ट्रांजिशन नहीं हो पाती, बट ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है। दे रहे हैं यहाँ तक सबको। और नेक्स्ट हमारे पास है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। अब यहाँ पे जो हिट्रो एटम होंगे, ये हिट्रो एटम जो यहाँ पे थे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये जो हिट्रो एटम होंगे अब ये सिग्मा बॉन्डेड यानी कि सिंगल बॉन्डेड होंगे। ये कैसे होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे, ये सिंगल बॉन्डेड एटम होंगे, और यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये थी टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इससे पहले एक टॉपिक है क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोफोर की। क्रोमोफोर क्या है, ये होगा कोवेलेंटली बॉन्डेड, कोवेलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड एटम, अनसैचुरेटेड एटम या फिर कोई ग्रुप। कोवेलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड एटम या फिर ग्रुप। हमने कंपाउंड की बात नहीं करी, यहाँ पे एटम और ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छा पहले बाद में जाएंगे वहाँ पे, इसके एग्जाम्पल और देख लें हम। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि बेंजीन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्डेड, कार्बन प्रेजेंट हो वहाँ पे, वही होता है अनसैचुरेटेड। ये हमारे पास क्या होंगे, बेंजीन, NO2, यहाँ पे भी अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। नेक्स्ट हम बात करें कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड है, वहाँ पे भी यानी कि आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये जो ग्रुप है, ये जो एटम है, ये होंगे हमारे क्रोमोफोर के एग्जाम्पल, ठीक है, ये होंगे क्रोमोफोर के एग्जाम्पल। अब हम बात करें ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होंगे, ये होंगे सैचुरेटेड
या फिर कहें सिंगल बॉन्डेड एटम, सिंगल बॉन्डेड एटम होंगे, साथ में ये अटैच होंगे, अटैच विद क्रोमोफोर, क्रोमोफोर के साथ अटैच भी होंगे। इसके एग्जाम्पल देखो, NH2, NR2, क्या यहाँ पे कोई आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? OR, SH एटसेट्रा, ठीक है, ये होंगे हमारे ऑक्जोक्रोम के एग्जाम्पल। और किससे जुड़े होंगे? ये क्रोमोफोर के साथ अटैच होंगे, जैसे कि बेंजीन हमारा है, ये है क्रोमोफोर, और NH2 हमारे पास है ऑक्जोक्रोम, यही है। NH2 को हमने क्रोमोफोर के साथ जोड़ दिया, यानी कि बेंजीन के साथ हमने लगा दिया NH2, ठीक है, यानी कि NH2 को जो हमारा ऑक्जोक्रोम है, ऑक्जोक्रोम एक जो हमारा अटैच हो सकता है क्रोमोफोर के साथ, और जो ऑक्जोक्रोम के ग्रुप या एटम है उनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, एक या एक से ज्यादा, कम से कम एक तो होगा ही होगा। क्लियर? जो क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर वो होंगे जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे अनसैचुरेटेड एटम और ग्रुप, जैसे कि वहां पे डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का कार्बोनिल ग्रुप है, या फिर बेंजीन है, ये हमारे एग्जाम्पल हैं क्रोमोफोर के। अब हम बात करें ऑक्जोक्रोम के, तो ऑक्जोक्रोम के जो हमारे ग्रुप या एटम होंगे वो होंगे सिंगल बॉन्डेड या फिर हम कहें सैचुरेटेड एटम और ग्रुप से। तो ये हमारे पास है क्रोमोफोर, बेंजीन हमारा क्रोमोफोर होगा, NH2 होगा ऑक्जोक्रोम। ऑक्जोक्रोम क्रोमोफोर से अटैच हो सकते हैं, तो ये हमने ऑक्जोक्रोम से अटैच कर दिया। साथ में ऑक्जोक्रोम जो होंगे वो उनके पास एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? कम से कम एक लोन पेयर तो होगा ही होगा। और ये एक लोन पेयर है क्यों यहाँ पे? ये एक लोन पेयर यहाँ पे मान लीजिए बेंजीन के साथ अटैच कर दिया हमने NH2 को, इसके पास है लोन पेयर, अभी अपने लोन पेयर इधर देगा, ये इधर देगा, इधर जाएगा, तो क्या करवा रहा है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इंक्रीज करेगा। इस लोन पेयर की वजह से क्या हुआ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज हुई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होगी तो कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा, कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, ये वाला पॉइंट ये था क्रोमोफोर एंड ऑक्जोक्रोम। अब हम बात कर रहे थे नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट। ये इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखो, हमने बात की है क्रोमोफोर एंड ऑक्जोक्रोम के बारे में। हमने ऑक्जोक्रोम के हमने कोई भी एटम या फिर ग्रुप है उसको हमने अटैच किया है क्रोमोफोर के साथ। जब हम किसी सब्स्टिट्यूएंट को क्रोमोफोर के साथ अटैच करेंगे तो वहां पे हमें कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलेंगे ये हम यहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो 4 टाइप्स के इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट होगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट, सेकंड होगा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, थर्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड फोर्थ हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, ये 4 टाइप के इफेक्ट होंगे जब हम किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन करवाएंगे क्रोमोफोर के बाद, तब हमें इफेक्ट देखने को मिलेंगे। बैथोक्रोमिक शिफ्ट में वेवलेंथ इंक्रीज होगी और हिप्सो में वेवलेंथ डिक्रीज होगी, हाइपर में एनर्जी इंक्रीज होगी, हाइपो में एनर्जी डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले इनका हम एक ग्राफ देखते हैं। ये है इधर एनर्जी और इधर हमारी है वेवलेंथ। जो ग्राफ होगा एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ, ठीक है। एनर्जी, इधर एनर्जी हमारी क्या करी है? इंक्रीज, इधर एनर्जी
डिक्रीज करेगी। तो इधर होगा हमारा हाइपो और ये होगा हाइपर। इधर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और इधर होगा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा। ये है इनका ग्राफ। सबसे पहले हम बात करें बैथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसमें हमने बताया कि वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। जब हम किसी सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन करवाएंगे क्रोमोफोर पर, तो यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। तो ये हमारे पास क्रोमोफोर है, बेंजीन क्रोमोफोर है। और जब हम इस पे किसी सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन करवा दिया, जैसे कि NH2 का एडिशन करवा दिया, तो यहाँ पे हम वेवलेंथ की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे है 253 नैनोमीटर। 253 नैनोमीटर हमने मान ली इसकी वेवलेंथ होगी। जब इसने सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन करवाया, तब वेवलेंथ इसकी हो जाएगी 280 के अराउंड, 280 नैनोमीटर के अराउंड, यानी कि वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब है कि हम जब ऑक्सोक्रोम एटम या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ पे, उसको हम, वो एक फंक्शनल ग्रुप है, जब उसका हम एडिशन करवाएंगे क्रोमोफोर पे, तो वहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो ये वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। सिमिलर हमारे यहाँ पे एनर्जी होगी, मान लीजिए एनर्जी, ये सब मान रहे हैं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता, 1200 है मान लीजिए एनर्जी। और यहाँ पे क्या कितनी होगी, जब सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन करवाया तो यहाँ पे एनर्जी होगी हमारी 1500, यानी कि यहाँ पे भी एनर्जी भी इंक्रीज हुई है। जब किसी सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन करवाएंगे क्रोमोफोर पर, तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे एनर्जी भी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब है, यही एग्जाम्पल हमारे किसके होंगे, हाइपरक्रोमिक के, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसी को हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे, इसी को हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिप्सोक्रोमिक। नेक्स्ट हमारा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में हमने बताया था कि वेवलेंथ यहाँ पे डिक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी। वही हमने सब्स्टिट्यूएंट कर लगाना है क्रोमोफोर, ये क्रोमोफोर है हमारे पास, और क्रोमोफोर पे यहाँ पे हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाया है NH3, और नाइट्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक बार ये देखो, यहाँ पे हमने ये बता दिया कि यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, सब्स्टिट्यूएंट लगाने के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे इंक्रीज होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होंगे, कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन की वजह से ही वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे हिप्सोक्रोमिक की। यहाँ पे हम नाइट्रोजन, हमने सब्स्टिट्यूएंट तो लगा दिया यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, बट इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो कॉन्जुगेशन कैसे होगा, कॉन्जुगेशन करने के लिए कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है इनके पास, बल्कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज, कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसका जो कॉन्जुगेशन था उसको भी क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। कॉन्जुगेशन डिक्रीज होगा तो यहाँ पे वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ भी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोक्रोमिक। हाइपर का तो हमने बता दिया बैथो में ही। अब हम बात करें हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक में एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होगी, कैसे होगी, देखो ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल है बाईफिनाइल, बाईफिनाइल है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें एंगल रोटेशन की। यहाँ पे जो एंगल रोटेशन होगा थीटा होगा वो होगा 45 डिग्री। ठीक है, ये तो हमारे पास है क्रोमोफोर है। अब हम बात करने इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना है। यहाँ पे जब हम इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन करवाएंगे, जैसे कि ये हमारे पास है CH3 ग्रुप का यहाँ पे हमने करवा दिया एडिशन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन करवाने के बाद हमारे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे जो थीटा है वे कितना होगा एंगल रोटेशन, यहाँ पे एक हमने ग्रुप लगा दिया।
अब ये बल्कि ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो ये थीटा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, थोड़ा मॉलिक्यूल टिल्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे जो थीटा था हमारा 45 डिग्री का, वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब एंगल रोटेशन हमारा 60 डिग्री का हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ पे थीटा 45 डिग्री का था, जैसे सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन करवाया स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनरिटी इनकी डिस्टर्ब हो जाएगी, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, थीटा हमारा इंक्रीज हो जाएगा, थीटा होगा 60 डिग्री का, और यहाँ पे एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ये थे इफेक्ट ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग। हम बात कर रहे हैं लैम्डा मैक्स की, मैक्सिमम वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो उसके फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर होंगे जो मैक्सिमम वेवलेंथ को अफेक्ट करेंगे, इन पे अफेक्ट डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कॉन्जुगेशन की। जो हमने बात की है, कॉन्जुगेशन क्या करता है, वेवलेंथ को इंक्रीज करता है। फर्स्ट हमारा है कॉन्जुगेशन। अभी हमने देखा था वेवलेंथ इंक्रीज होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए कॉन्जुगेशन, तो हमें बार बार इसको एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं, पता है ये। सेकंड है स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। देखो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एजो ग्रुप लगा हुआ है, जिसमें ये जो ग्रुप होगा टू टाइप के, ये जो मॉलिक्यूल है टू टाइप से हम देख सकते हैं। एक तो हो सकता है सिस, एक हो सकता है ट्रांस। सिस होगा यानी कि सिस का मतलब सेम एटम या सेम ग्रुप हमारे एक साइड प्रेजेंट होंगे, इस टाइप से ही होंगे, और ट्रांस में होगा एक दूसरे के ओपोजिट प्रेजेंट हो, सेम ग्रुप या सेम एटम, ऐसे होंगे। हम बात करें इनमें से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, यानी कि सिस फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या फिर ट्रांस फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमें पता है ट्रांस फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि सिस फॉर्म में क्या होंगे, बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है, इनमें रिपल्शन क्रिएट होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ये होगा मोर स्टेबल। नेक्स्ट होगा इफेक्ट ऑफ सोलवेंट, इफेक्ट ऑफ ए सोलवेंट। जब हम सोलवेंट का यूज करते हैं, हम जिस सोलवेंट का हम यूज करेंगे वो प्योर सोलवेंट होना चाहिए, प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। सोलवेंट कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। प्योर का मतलब क्या है कि जब हम क्या करें हैं, स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। जब हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे तो जो हमने सैंपल लिया, सैंपल में हम कोई सोलवेंट लेंगे और सोलवेंट भी हमने प्योर सब्सटेंस लेना है। और वो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है कि वो अपने कोई पीक ना दिखाए। जब हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करवाएंगे उस टाइम पे जो ये सोलवेंट होगा ये अपनी कोई पीक ना दिखाए, सिर्फ और सिर्फ हमें उस सैंपल की पीक दिखे, तभी वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस या फिर प्योर सोलवेंट होगा, कि अपनी पीक ना दिखाए। अगर अपनी ही पीक दिखा देगा ये स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के टाइम पे, तो ये प्योर ना होके इम्प्योर सोलवेंट हो जाएगा। अब हम बात करें सोलवेंट टू टाइप के होंगे, एक होता है पोलर सोलवेंट, एक होता है नॉन पोलर सोलवेंट। तो जो पोलर सोलवेंट होंगे वो डिजोल्व होते हैं पोलर सब्सटेंस में ही, पोलर डिजोल्व इन पोलर, ठीक है। तो अब हम बात करें नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर सोलवेंट होता है वो हमारा बेटर सोलवेंट होगा, गुड सोलवेंट होगा एज कंपेयर टू पोलर सोलवेंट के। तो नॉन पोलर सोलवेंट हमारा यूज करेंगे मेनली यहाँ पे, जैसे कि वाटर और हेक्सेन है। तो वाटर तो होगा हमारा पोलर सोलवेंट, हेक्सेन होगा नॉन पोलर सोलवेंट, तो हम मेनली यूज करने वाले हैं हेक्सेन का, ठीक है, नॉन पोलर सोलवेंट का, ठीक है। तो जो हमारे पोलर सोलवेंट होंगे वैसे भी कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो ये जो स्टेबल होगा किसी मॉलिक्यूल के साथ, ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ भी स्टेबल हो सकता है। और नॉन पोलर सोलवेंट होंगे वो हमारे जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाए, यानी कि किसी न किसी के थ्रू कोई ना कोई स्टेबल तो होंगे, बट पोलर सोलवेंट होंगे वो डिजोल्व होंगे सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल में, और इसीलिए
ये अपनी खुद की भी पीक दिखा देंगे, इसलिए प्योर ना होके इम्प्योर हो जाएंगे, बट नॉन पोलर सोलवेंट होंगे, वो प्योर सब्सटेंस होंगे। प्योर सब्सटेंस इसलिए क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे तब ये अपनी पीक ना दिखा के सिर्फ और सिर्फ जो सैंपल हमने लिया है, जो मॉलिक्यूल हम लेंगे उस मॉलिक्यूल की ये पीक दिखाएंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है। अब हम बात करें एक बार पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है और हमने लिया पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट डिजोल्व कर जाएगा पोलर मॉलिक्यूल में। जब ये डिजोल्व कर जाएंगे इनका हमें, और इस मॉलिक्यूल का हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे हम इसका, ये डिजोल्व हो गए इसमें। अब स्ट्रक्चर डिटरमाइन के टाइम पे क्या होगा, इसकी जो पोलर सोलवेंट है उसकी भी क्या आएगी, इसके साथ है पीक हमें दिखेगी। इसलिए हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि हमारा जो पोलर मॉलिक्यूल है जिसकी हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है पोलर मॉलिक्यूल का, उसका अच्छे से स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम मेनली नॉन पोलर सोलवेंट का यूज करते हैं यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक सबको? फैक्टर फैक्टरिंग में हम देख लिए। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है वुडवर्ड फिशर रूल फॉर डाइन। वुडवर्ड फिशर्स रूल फॉर डाइन। डाइन यानी कि दो डबल बॉन्ड, डाई यानी कि टू, इन यानी कि डबल बॉन्ड। किसी भी मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड आपको देखने को मिले उस मॉलिक्यूल में हम बात करें हैं। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले ए साइक्लिक मॉलिक्यूल सिक्स मेंबर साइक्लिक होमोएन्युलर डाइन, जिसकी वेवलेंथ होगी 253। फिर है नैनोमीटर में वैल्यू होंगी जितनी भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास ए साइक्लिक कंपाउंड या फिर हेट्रोएन्युलर डाइन, होगा 214 नैनोमीटर। 214 नैनोमीटर। सबसे पहले हम एक बार देख लें होमोएन्युलर डाइन क्या है। होमोएन्युलर डाइन होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही हमें दोनों डबल बॉन्ड देखने को मिले, एक ही रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड देखने को मिले। ए साइक्लिक यानी कि इस टाइप से हो सकता है, और हेट्रो का मतलब होगा ये हो सकता है हमारे पास है डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि अलग अलग जो रिंग होगी वहां पे हमें डबल बॉन्ड देखने को मिला। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन। एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन यानी कि कोई ऐसा डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी 30। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू हो जाएगी 5 नैनोमीटर। अब पहले हम एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन एंड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है वो भी देख लो। इसी में देख लें हम एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन यानी कि कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करेगा, वो हमारा कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूल हो ये, ठीक है। ये इसको ध्यान से देखो, क्या है ये 6 मेंबर साइक्लिक हमारा होगा और होमोएन्युलर डाइन यानी कि एक ही रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड है। साथ में अब कोई ऐसा एक और रिंग लगा दी साथ में जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे ये है हमारे डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करे हैं, इसलिए ये जो डबल बॉन्ड होगा ये काउंट होगा एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन में। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है? ये होता है कुछ इस टाइप से, यानी कि कोई रिंग है उसके जस्ट ऊपर इस टाइप से डबल बॉन्ड हो, वो होंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये है हमारे पास इधर, तो ये हमारे पास जो रिंग है इसके साथ तो ये डबल बॉन्ड का काम कर रहा है और ये जो रिंग है इसके साथ ये वाले एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का काम कर रहा है, यानी कि ये होंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये हमारे
इसमें भी काउंट होंगे, हेट्रो एनुलर डाइन में भी, साथ में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में भी। और जहाँ पे भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिख जाए उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, एक है तो ए 5, 2 है तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यदि हमारे पास आर ग्रुप लगे हैं या फिर आर आर यानी कि रिंग रेजिड्यू, ये जो हमारे पास डाइन मॉलिक्यूल है इसके साथ आर ग्रुप लगा है या फिर आर आर लगा यानी कि रिंग रेजिड्यू है वहां पे प्रेजेंट है, तो वहां पे हमें ऐड करने हैं 5 नैनोमीटर ऐड करने हैं। क्लियर यहाँ तक है सबको? नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले आर ग्रुप तो हमारा इथाइल मिथाइल ब्यूटाइल इस टाइप के कोई भी अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उन्हें हम आर कहेंगे। यदि इन रिंग के बाहर कहीं भी कोई भी आपको दिख जाए आर ग्रुप है तो वहां भी 5 ऐड कर देंगे। आर आर क्या होगा? रिंग रेजिड्यू क्या होगा? रिंग रेजिड्यू वो होगा जितने भी हम डबल बॉन्ड काउंट करें, यहाँ पे जितने भी डबल बॉन्ड हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं उन सबको हम देखें, जैसे कि ये है, ये हम इन सब का यूज कर रहे हैं, सॉरी इधर से यूज करेंगे, ये यूज करें हम इस टाइप से, ठीक है। अब इनसे बाहर यानी कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट ये इधर क्या होगा, ये अभी इसको काउंट नहीं करेंगे हम इस डबल बॉन्ड से। जो सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं हम जब हम एल्कीन की बात करते हैं वहां पे हम सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं, तो वैसे ही हमें यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे रिंग रेजिड्यू तो डबल बॉन्ड के यहाँ पे एक इधर है एक इधर है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन डबल बॉन्ड का हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बीच में आएगा रिंग रेजिड्यू वो काउंट नहीं होते, रिंग रेजिड्यू सिर्फ बाहर, इससे बाहर जो होंगे वो। अब यहाँ पे ये वाला होगा और इस डबल बॉन्ड के बाहर ये वाला, यानी कि यहाँ पे रिंग रेजिड्यू होंगे 4। इस टाइप से हमें काउंट करने हैं। ये मत करने लग जाना कि डबल बॉन्ड है यहाँ पे ये वाला काउंट कर, ये नहीं होगा, यहाँ ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाले यहाँ पे काउंट नहीं होंगे। ऐसे में रिंग रेजिड्यू देखने हैं। नेक्स्ट हम बात करें, मान लीजिए हमारे यहाँ पे SH ग्रुप लगा हुआ है, इनके साथ मॉलिक्यूल के साथ NR2 ग्रुप लगा हुआ है। SH ग्रुप लगा होगा तो वहाँ पे हम ऐड करेंगे 30, NR2 ग्रुप लगा हुआ है तो हम वहाँ ऐड करेंगे 60। यदि COCH3 है तो वहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे। क्लोरीन ब्रोमीन है तो हम वहाँ पे 5 ऐड करेंगे। OR है तो वहाँ पे 6 नैनोमीटर ऐड करेंगे। तो ये है वुडवर्ड फिशर्स रूल फॉर डाइन, ठीक है। डाइन कंपाउंड होगा जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे 2। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने देखा एक होमो एनुलर देखा और एक हिट्रो, ये तो हमने देख लिया कि इनमें डिफरेंस क्या। होमो तो ये होगा कि एक ही रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड हो, हिट्रो यानी कि अलग अलग रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और इसमें एसाइक्लिक भी हो सकता है जैसे कि ये वाला है। अब हम बात करें दोनों प्रेजेंट हो, यदि होमो भी प्रेजेंट हो और हिट्रो भी प्रेजेंट हो तो हमें क्या करना है। मान लीजिए इस टाइप से हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे होमो एनुलर लेंगे या हिट्रो एनुलर का यूज करेंगे। तो होमो और हिट्रो में से वैल्यू किसकी ज्यादा है, होमो की, तो हम यहाँ पे होमो एनुलर लेंगे यानी कि 253 नैनोमीटर के यहाँ पे काउंट करेंगे। यदि आप हिट्रो मान रहे हैं, मान लीजिए आपने हिट्रो मान लिया, क्या आपने मान लिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 39 नैनोमीटर और ऐड कर देंगे। यदि हमने हिट्रो एनुलर माना यहाँ पे तो 39 का एडिशन करवा देंगे, ठीक है। और यदि हमने होमो मान लिया तो फिर 39 का एडिशन करवाने की नीड नहीं होगी। बात यही है, हमें होमो लेना है। यदि हिट्रो लेंगे इसमें 39 हम ऐड कर देंगे तो वही 253 होगा। बात वही है, चाहे आप हिट्रो मान के उसमें 39 ऐड कर दें या फिर आप सीधा सीधा होमो मान ले। तो ये हमारा था डाइन्स के लिए। अब हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। वुडवर्ड फिशर्स रूल फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एसाइक्लिक डाइइनोन की। एसाइक्लिक डाइइनोन की हम बात करें तो उसकी वैल्यू होगी 245 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास एसाइक्लिक या फिर
6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में होगा हमारे पास है कीटोन कंपाउंड की बात करेंगे। अभी हमने बात किया पे डाइइनोन। डाइइनोन यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ओन यानी कि कीटो ग्रुप भी यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे हम बात करें कीटोन की, तो इसमें ऐड करेंगे हम 215 नैनोमीटर। नेक्स्ट, यदि 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है तो वहाँ पे हम ऐड करेंगे 202 नैनोमीटर। यदि हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो वहाँ पे हम 207 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पे हम ऐड करेंगे 195 नैनोमीटर। नेक्स्ट वही एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन, एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन 37 में होगा एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5, ये 30 है, ये होगा 5 नैनोमीटर। अब हम इसमें ही बात करें, कोई ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास है आर ग्रुप या फिर आर आर रिंग रेजिड्यू, यदि ये लगे हुए हैं तो पहले हमने कितना बताया था डाइन में, सिर्फ 5 नैनोमीटर का यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा इन तीनों की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी 10, 12, 18 नैनोमीटर, ठीक है। अल्फा के लिए 10, बीटा के लिए 12 एंड गामा के लिए 18, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, उससे नेक्स्ट गामा, इसलिए इनकी वैल्यू भी अलग अलग हम काउंट करेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम बात करें क्लोरीन। क्लोरीन के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू होगी 15, बीटा की होगी 12। ब्रोमीन के लिए डिफरेंट होगी, ब्रोमीन में अल्फा की वैल्यू होगी 25 और बीटा की होगी 30। नेक्स्ट हम बात करें एसिटोक्सिल ग्रुप, चाहे इसके लिए अल्फा हो, चाहे बीटा हो और चाहे गामा हो, इसकी होगी 6 नैनोमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH, इसके लिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा 35, बीटा 30 और गामा होगा 50। नेक्स्ट हम बात करेंगे OR ग्रुप के बारे में। OR ग्रुप में अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, अल्फा 35, बीटा 30, गामा 17 एंड डेल्टा होगी 37, ठीक है। ये हमारी OR के लिए वैल्यू होंगी। कुछ सोलवेंट होंगे, ठीक है, उन सोलवेंट की वैल्यू क्या होगी वो भी हम यहीं पे देख लेंगे। सोलवेंट करेक्शन रिलेटेड टू इथेनॉल। इथेनॉल एक सोलवेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें वाटर, मीथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, डाइऑक्जेन, ईथर, ये सब सोलवेंट हैं। वाटर के लिए -8, मीथेनॉल के लिए 0, क्लोरोफॉर्म के लिए 1, डाइऑक्जेन के लिए 5 और ईथर के लिए 7। एक नया लास्ट हमारे पास हेक्सेन, हेक्सेन के लिए होगा 11 नैनोमीटर। ये सारी वैल्यू हैं जो हम जिसका यूज करेंगे हम कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। यूवी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।